हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सिविल टेक एकेडमी पे। सिविल टेक एकेडमी पे हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, ठीक है। और केमिस्ट्री में हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में हमने बात की थी कि परमाणु क्या होता है। परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और ये विद्युत का उदासीन होता है। अणु की बात करते हैं तो अणु है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो कि स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहते हैं। परमाणु भार की बात करते हैं तो किसी भी पदार्थ का या किसी भी तत्व का जो परमाणु भार है, किसी भी परमाणु के परमाणु भार को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू कार्बन और विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा डेफिनेशन इतना ये ध्यान में रखना है कि कार्बन 12 के 1/12 भाग द्रव्यमान से किसी भी दूसरे परमाणु का भार है वो कितना ज़्यादा है या कितने टाइम्स है, वो उसका क्या कहलाएगा, परमाणु भार कहलाएगा। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें तो हाइड्रोजन के 1.008 भाग से किसी परमाणु का भार है वो कितना गुना भारी है, वो उसका परमाणु भार कहलाएगा। अणु भार कहते हैं तो कोई भी अणु जितने परमाणुओं से मिलके बना होता है, जिन परमाणुओं से मिलके बना होता है, उन सभी परमाणुओं के भार का योग आपका क्या हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार हमने 1 माना है तो H2 जो गैस है तो इसका परमाणु अणु भार कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका अणु हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 परमाणु है। इसी प्रकार से CO2 का कितना हो जाएगा अणु भार 44 हो जाएगा। इसके बाद हमने एक बात की थी मोल अवधारणा की। तो मोल अवधारणा की बात की थी किसी भी पदार्थ के एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। कितनी रहती है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। एक मोल में इतने परमाणु होंगे और इसे ही अवोगाद्रो संख्या का नाम है दिया गया है। और मोल को 1967 में एज ए इकाई है वो कंसिडर किया गया था। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया एक मोल है दूसरे पदार्थ के एक मोल से रिएक्ट करके एक मोल आपका लास्ट में प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात की थी हमने परमाणु की संरचना की। तो वहाँ पे ये होता है परमाणु का नाभिक पे हमेशा रहता है धनावेश होता है प्रोटॉन की वजह से। न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश। और जो प्रोटॉन का धनावेश और इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, यानी कि परमाणु है वो क्या होता है, उदासीन होता है। जब कोई भी परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उस परमाणु पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। जब कोई भी परमाणु है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि तो टोटल आवेश है उस परमाणु पे वो क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश और प्रोटॉन का धनावेश है वो पूरे परमाणु के अंदर एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और टोटल जो परमाणु है आपका वो क्या रहता है, उदासीन रहता है। अब देखो एक यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज है वो की थी रदरफोर्ड ने। इससे पहले प्रोटॉन को H+ आयन के रूप में देखा था गोल्डस्टीन ने, ठीक है। तो आपको गोल्डस्टीन मिले तो वहाँ पे गोल्डस्टीन करना है या रदरफोर्ड मिले वहाँ पे रदरफोर्ड करना है, ठीक है। दोनों ने ही, अब देखो इसका नामांकन है, ओरिजिनल में इसको प्रोटॉन नाम दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था 1920 के आसपास, लेकिन गोल्डस्टीन ने क्या H+ आयन के रूप में प्रोटॉन को देखा था, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा गोल्डस्टीन 86 या 85 के आसपास उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वहाँ पे देखा था उन्होंने। अब न्यूट्रॉन की खोज है वो की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.6749 होता है। और जो आपका प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 1.6726, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन है वो 1837 टाइम भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। अब पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के एंटीगन की बात करते हैं तो वो होता है आपका पॉजिट्रॉन। इसकी खोज है वो की थी एंडरसन ने। न्यूट्रिनो की खोज है वो की थी पॉली ने। ये एक अस्थायी कण है। न्यूट्रॉनों पे ना तो कोई आवेश होता है ना ही उसका कोई द्रव्यमान होता है, लेकिन न्यूट्रिनो है वो प्रचक्रण की प्रक्रिया को फॉलो करता है।
उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा था ये बोसोन एक मूल कण है जिसका नाम है वो सत्येंद्र नाथ बसु ने दिया था। और रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है, परमाणु की संरचना निर्धारण के काम आता है। परमाणु का जो धनावेश और इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश है ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। परमाणु के केंद्र में हमेशा नाभिक उपस्थित रहता है और उसके चारों ओर जो वर्ताकार कक्षा होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से जो परमाणु की त्रिज्या है वो 10⁻10 मीटर और जो नाभिक की त्रिज्या है वो 10⁻15 मीटर है वो कंसिडर, यानी कि ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला था, यानी कि नाभिक की तुलना में जो परमाणु की त्रिज्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अब इस जो रदरफोर्ड है इन्होंने परमाणु के स्थायित्व के बारे में कोई भी ज़्यादा बात नहीं की थी, तो ये इसका दोष था। उसके बाद देखा था ये द्रव्यमान संख्या, तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का जो योग है वो आपका द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन है वो आगे हम लोग देखेंगे अभी। फिर क्वांटम संख्या की बात की थी, यानी कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी स्थिति का निर्धारण है वो किया जाता है आपका क्वांटम संख्या के द्वारा। एक होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, 4 मेनली क्वांटम संख्याएं होती हैं। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कक्षकों की संख्या को बताता है। इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को ये प्रदर्शित करता है। दूसरा था आपका द्विंशी क्वांटम संख्या, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कक्षक की त्रिविम आकृति को बताता है। L का जो मान है वो होता है 0 से n-1। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को बताता है। ये -L से 0 और +L तक इसकी वैल्यू है वो होती है। और इसके बाद फोर्थ आपका होता है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज है वो चक्रण कर रहा है। इसके आधार पर इसको +½ और -½ है वो दो संकेत दिए थे। इसकी खोज है वो की थी जॉर्ज उलहेनेक और जो आपका सैमुअल गाउडस्मिथ थे, उन्होंने 1925 में इसकी खोज की थी। अब इसके बाद में यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब देखो यहाँ पे बेस्ट एक क्वेश्चंस जो आजकल एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो आपको क्या देंगे यहाँ पे m की वैल्यू देंगे, l सबसे पहले देखो n की वैल्यू देंगे, फिर l की वैल्यू देंगे, फिर m की वैल्यू देंगे, फिर s की वैल्यू देंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा। ये आपको पता है कि n की वैल्यू कितनी होती है, n नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4। l की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू कितनी होती है ये हमने अभी यहाँ पे देखा था, यानी कि ये होती है 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। और m की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी +L 0 और -L इनके बीच की वैल्यू होती है। s की वैल्यू क्या होती है, +½ और -½ ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस इस फॉर्म में मिलते हैं कि n की वैल्यू किसी परमाणु के लिए 4 है, l की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू -½ है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिला है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। n की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 4 है, सॉरी ये जो ऑप्शन में आपको मिल रहा है ये आपका आ जाएगा -4, ये हो जाएगा +½ तीसरा आपको ऑप्शन में मिलेगा ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है और ये आपका -½ चौथा आपको ऑप्शन मिलेगा 4 3 0 1, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ -½ ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपको ये पता है कि n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। n की वैल्यू 4 4 4 3 कोई भी वैल्यू है वो हो सकती है। l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू होगी हमेशा 0 से n-1 के बीच में। तो देखो ये 3 है तो 0 n-1 करता हूँ, 0 1 2 और 3 तक l की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है क्योंकि n की वैल्यू 4 आपको गिवन है। यहाँ पे बात करें तो वही 0 1 2 3 हो सकती है, यानी कि ये वैल्यू l की हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकती। यहाँ पे बात करें तो ये 2 l की वैल्यू ये हो सकती है।
3, ये 3 आपको गिवन है तो यहाँ पे n-1 तक होती थी, आपका नहीं हो सकता। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। तीसरा, अगर m की वैल्यू की बात करें तो ये क्या होता है, -l से +l के बीच में होती है। -l यानी कि ये होती है आपकी -3 से और 0, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, यानी कि -1 हो सकती है, -4 ये नहीं हो सकती क्योंकि ये -3 से +3 के बीच में ही हो सकती है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे बात करते तो ये 4 ये भी नहीं हो सकता, और ये 3 है इसके लिए 0, 0 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, -2 से, अगर n की वैल्यू 3 है तो ये -2 से +2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, s की वैल्यू क्या होती है, +½ होती है, फिर -½ होती है, तो +½ -½ कुछ भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये आपका -½ हो सकता है, ये +½ ये सारी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है वो ए में सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आजकल। अब देखो, ये तो आपका हो गया क्वांटम संख्या। ठीक है, क्वांटम संख्याओं के आधार पे फिर आपको एक नया क्वेश्चन यहाँ पे ये पुटअप के लिए मिलता है कि मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू आपको गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, तो उस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। कोष है, यानी कि आपको कोष गिवन है 2, 2 नंबर कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर आपको कोष का वैल्यू गिवन है तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, n², 2n²। ठीक है, कोई भी कोष आपको n है, कोष की वैल्यू n की वैल्यू गिवन है, उसमें अगर उस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछिए तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2। एक कोष में n² होता है तो 2 कोष के लिए आपका इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको हो जाएगी 2n²। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कोष की संख्या n बराबर 1, n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 में उपकोष कितने हो सकते हैं, एक आपका उपकोष हो सकता है। कक्षक कितने हो सकते हैं, एक ही कक्षक होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 × n², 2 × n² कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं n बराबर 2 की बात करूं तो n बराबर 2 में 2 आपके उपकोष हो सकते हैं, उपकोष 2 हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, s और p, ये 2 उपकोष हो सकते हैं। इनके नामांकन ये डिटेल में केमिस्ट्री है, लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, अगर कोष की संख्या n है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो वो आपकी हो जाएगी 2n²। ठीक है, और यहाँ पे कक्षक की बात करें तो देखो कक्षक कितनी हो जाएंगे, ये तो आपका हो जाएगा कोष, सेल, और ये आपका हो जाएगा उपकोष, उपकोष यानी कि सब सेल। ये आपके हो जाएंगे कक्षक, कक्षक यानी कि ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कक्षक कितने हो जाएंगे, S में 1 कक्षक होगा, और P में कितनी कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × टोटल 4, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, n² कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 8 हो जाएगा। n बराबर 3 की मैं बात करता हूँ तो n बराबर 3 में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18। n बराबर 4 की बात करें तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 32। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कक्षक की। S के अंदर जो आपका S उपकोष है वहाँ पे कक्षक होगा 1, ये आपको इतना थोड़ा ध्यान में रखना है, ये तो आपको नोट कर लो, ये इसको आप सब सेल, कोई भी पर्टिकुलर जो आपकी लैब असिस्टेंट वगैरह का एग्जाम हो वहाँ पे ये चीज़ पूछी जा सकती है। ऑर्बिटल, सब सेल S, P, D और F,
इन 4 की मैं बात करता हूँ। उसके बाद में आपका ये G भी होता है, H भी होता है, लेकिन ये जो इनके जो परमाणु हैं, जो तत्व हैं, ये अभी तक आपको नॉलेज में नहीं है, ठीक है। इनका अभी तक आविष्कार है वो नहीं हुआ है, अभी तक हमने अब तक ही आविष्कार किया है। तो यहाँ तक कि एग्जाम में पूछते हैं कि एस है, उसके अंदर कक्षक की संख्या कितनी होती है। एस के अंदर एक ही कक्षक होगा। पी में बात करते हैं तो पी में 3 कक्षक होंगे। डी में बात करते हैं तो डी में कक्षक होंगे 5, और एफ में बात करते हैं तो एफ में कक्षक होंगे 7। एस पी डी और यहाँ पे हो जाते हैं 7। ठीक है, ये आपके 7 कक्षक हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे इसमें। ये आपके नंबर चक्रण को दिखाता है। ये इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन। पी में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो सारे कक्षक में एक एक भरा जाएगा। उसके बाद में वहाँ पे बहुलीकरण होगा, यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा आएंगे। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक कक्षक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, आप इसको नोट कर लो कि कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए तो कितनी हो जाएगी, 2 × n²। अब कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपको द्विंशी क्वांटम संख्या L का मान गिवन हो, L का मान गिवन हो तो उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, अगर आपको n का मान है वो दे दें और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछे तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 2 × 2l+1 इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये 3-4 जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो डीप, जो भी एग्जाम है जिसमें साइंस डीप से पूछा जाता है वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी हम जनरल साइंस की बात करते हैं तो जनरल साइंस में ज़्यादा इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाएगा जो क्वांटम यांत्रिकी है, जो अपने क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर ये बात की, तो इनकी जो यांत्रिकी है, इसका जो मूल समीकरण है जो कि वर्तमान में दिया गया था श्रोडिंगर के द्वारा। क्वांटम यांत्रिकी का जो मूल समीकरण है वो किसने दिया था, तो क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण है वो दिया था श्रोडिंगर, ये दिया था आपका श्रोडिंगर ने 1933 के अंदर। इस समीकरण के लिए इन्हें, ये जो खोज की थी समीकरण की, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज है वो दिया गया था। श्रोडिंगर ने क्या किया था, जो डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम फिजिक्स में बात करेंगे, कि डी ब्रोगली ने कोई भी पदार्थ है उसको एज ए मैटर, उसको एज ए तरंग के फॉर्म में करके उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, वो तरंग के फॉर्म में चलेगा। तो डी ब्रोगली, ये आप नोट कर लो, कोई भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है समीकरण। बाकी इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है डीप में कि डी ब्रोगली का समीकरण लेमडा, कोई भी पदार्थ है वो एज ए तरंग के रूप में संचित होगा तो उसका लेमडा कितना होगा, h/mv। m हो जाएगा मास, v वेलोसिटी, h। और इसके इस समीकरण के आधार पे ही श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी थी। श्रोडिंगर ने दी थी h × psi = E × psi। ये आपके श्रोडिंगर की इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो आपका h है, h को यहाँ पे बताया गया था हैमिल्टन ऑपरेटर। हैमिल्टन ऑपरेटर हो जाएगा। E आपका हो जाएगा बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। ये समीकरण आप ध्यान में रखना कि क्वांटम यांत्रिकी, जो कि अभी जो न्यू फॉर्मेशन हुआ है 1933 में, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है श्रोडिंगर को, उन्होंने दिया था h/psi = E psi। और h होता है हैमिल्टन ऑपरेटर, E होता है बाइंडिंग एनर्जी,
और जो साई है वो आपका होता है वेव फंक्शन, एज ए वेव फंक्शन। और जो साई स्क्वायर का जो मान है, साई स्क्वायर का मान है वो उस इलेक्ट्रॉन के किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है ये, यानी कि ये बताता है किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की अपवर्जन के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के अपवर्जन का नियम आया था, श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका रिसर्च है वो इसमें होता है पाउली का अपवर्जन नियम। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि अपवर्जन नियम है वो किसने दिया था, तो पाउलीज जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये 1925 में जनरेट किया गया था। और इन्होंने क्या किया था, पाउली के अपवर्जन नियम के हिसाब से आपको कि किसी भी परमाणु में चारों क्वांटम संख्याओं का मान, किसी भी परमाणु में चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये आपका अपवर्जन नियम है पाउली का, किसी भी परमाणु में चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अगर क्योंकि जो आपका क्वांटम संख्याएं हैं, क्वांटम संख्याएं किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को। अगर क्वांटम संख्याओं का मान समान हो गया तो वो एज ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ना बता के वो मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को बता सकता है, फिर तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण होगा ही नहीं, क्योंकि चारों का मान समान हो गया। जैसे 4 4 4 4 हो गया, 4 3 2 4 हो गया, तो मतलब ये अलग, ये इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही है, तो मतलब वो एक एज ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की तो हम वहाँ पे स्थिति बता ही नहीं सकते। तो अगर इसका मान 4 3 2 और प्लस हाफ ये हो जाएगा, तो मतलब ये इस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे बात करें 4 3 2 और माइनस हाफ, तो ये एक दूसरे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर सकता है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो ये तो कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी, ये कक्षक के दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात होगी, यानी कि एक मान यहाँ पे डिफरेंस जरूर होगा। तो किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करना हो तो वहाँ पे n, l और m इनका मान है वो समान हो सकता है किसी भी कक्षक में, क्योंकि पर्टिकुलर कक्षक में उस कक्षक के लिए n का मान, l का मान, m का मान समान होगा। लेकिन जो उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन का s का मान है वो प्लस हाफ होगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान है वो क्या होगा, माइनस हाफ। क्योंकि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर पहला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है तो दूसरे का चक्रण है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो किसी भी पाउली के अपवर्जन नियम के हिसाब से किसी भी परमाणु की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। किसी भी परमाणु में अगर किसी पर्टिकुलर कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वहाँ पे n, l और m का मान समान हो सकता है, लेकिन s का मान समान नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण प्लस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण उसी कक्षक में माइनस हाफ होगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जिन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन जिन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जो वर्ताकार कक्षक होते हैं, जो वर्ताकार पथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। कोश या कक्षा या फिर सेल कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो n के हिसाब से यहाँ पे कोश का नामांकन किया गया था k, l, m, n। ठीक है, और इस कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, इसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 2n²। इसके बाद में ये जो कोश होते हैं ये उपकोश में विभाजित होते हैं, उपकोश में विभाजित होते हैं, जिसको कहते हैं सब सेल। सब सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, यानी कि सब सेल होता है s, p, d, f, g, h। लेकिन अभी तक हमें f इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक की इलेक्ट्रॉनों की खोज है वो हुई है। s तक के जो f तक का जो तत्व हैं उनकी अभी तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में स्टडी हुई है
जी और एच का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो सब सेल हैं, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो मैक्सिमम संभावना है वो होती है जहाँ पे उन्हें कहते हैं कक्षक। कक्षक यानी कि ऑर्बिट, यानी कि उपकोश के अंदर भी फिर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। और ये जो कक्षक हैं, एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक कक्षक में, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर है आप सभी को। इसके बाद में नेक्स्ट आपका नियम आता है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। यानी कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नियम है। तो हुंड की अधिकतम बहुलकता के नियम के आधार पे क्या कहा जा सकता है कि कोई भी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये तो मैंने पी की बात कर ली, ये मैंने डी की बात कर ली, ठीक है। यहाँ पे 3 होते हैं कक्षक और यहाँ पे कक्षक होते हैं डी में 5 होते हैं। तो हुंड की अधिकतम बहुलकता के नियम के आधार पे क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन है तब तक नहीं होता जब तक उसमें रिक्त कक्षक है वो अवेलेबल हो। यानी कि पी में कोई भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अगर पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में नहीं आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षक में आएगा। अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो पहले इस कक्षक में आएगा। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद में जो चौथा इलेक्ट्रॉन, अगर पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 3 कक्षक है तो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा, फिर इसमें आएगा, 5वां फिर इसमें आएगा, 6ठा फिर इसमें आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाते हैं कक्षक में। अब देखो डी की बात करते हैं। डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में आएगा, दूसरा इस कक्षक में ना आके, यानी कि ये एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, युग्मन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक सारे कक्षक में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन है वो नहीं भरे जाते हैं। ये भरे जाने के बाद में अगर डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो तो पहले 5 भरेंगे, उसके बाद में 6ठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अगर 7वां है तो 7वां यहाँ आएगा, 8वां है तो 8वां इसमें आएगा, अगर 9 है, अगर 10 है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाएंगे, ठीक है। तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, जिसमें क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का किसी भी कक्षक में, इसको आप नोट कर सकते हैं लैंग्वेज में, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक रिक्त कक्षक अवेलेबल हो, रिक्त कक्षक उपलब्ध हो, ठीक है। या आप शॉर्ट में आप इसको नोट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अपवर्जन का नियम किसने दिया था, पाउली ने, हुंड ने, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। हाइजेनबर्ग, तो अपवर्जन का नियम है वो दिया था पाउली ने। पाउली ने क्या कहा था कि किसी भी परमाणु की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम बहुलकता का नियम है वो हुंड ने दिया था। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कोई भी रिक्त कक्षक आपके अवेलेबल हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी कि अनसर्टेनिटी रूल। तो इस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और उसके वेग का एक साथ यथार्थ में निर्धारण नहीं किया जा सकता। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की पोजीशन और उसकी जो वेलोसिटी है उसका एक साथ एग्जैक्ट निर्धारण है वो नहीं किया सकता। जैसे इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे है और उसकी किस वेलोसिटी से वो वेग, यानी कि उस वेलोसिटी से वो चक्कर लगा रहा है, तो इसका एक साथ निर्धारण है वो नहीं किया जा सकता। ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यानी कि किसी भी कण, परमाणु के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो जाएगी, किसी भी कण की
स्थिति यानी कि पोजीशन, ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स में ज़्यादा बेटर हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये आपका यहाँ पे एटम की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर भी दोनों को मिला के पढ़ लेते हैं ताकि आपको आगे भी ये कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। आजकल ये जो नया ट्रेंड आया है पेपर को हार्ड बनाने के चक्कर में इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने लगे हैं, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते हैं। जनरल जो एग्ज़ाम है उसमें इतना डीप में नहीं पूछेंगे, लेकिन जो आपका आरएएस वगैरह का एग्ज़ाम है, जो जेई वगैरह के एग्ज़ाम है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, जो कि पेपर को टफ बनाने के चक्कर में ये क्वेश्चन है वो जनरल साइंस से पूछ लेते हैं कि हुंड का अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने, अधिकतम बहुलकता का नियम किसने दिया था, हुंड ने दिया था। आपको एक ये स्टेटमेंट मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कक्षक है, रिक्त कक्षक है वो अवेलेबल हो। तो ये नियम कौन सा है, ये हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है या फिर पाउली का अपवर्जन नियम है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए ओबो का नियम आया था, ओबो सिद्धांत। ओबो प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी पदार्थ का जो किसी भी तत्व है या किसी भी परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसको लिख लेते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता है ये। ओबो का सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्धारण के लिए आया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्धारण यानी कि कोई भी तत्व या परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन है वो कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाएंगे। कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा यानी कि एस कक्षक की ऊर्जा है, फिर पी कक्षक में जाएगा, फिर डी में जाएगा, उसके बाद में एफ में जाएगा। तो इनकी जो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से भरा जाएगा। यह नहीं है कि किसी भी, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पूरे। अब जैसे कोई पी वाला आ गया तो अपन सारे इलेक्ट्रॉन एस में भरेंगे, ऐसा नहीं है। एस के बाद पी में तब भरे जाएंगे जब इसकी ऊर्जा का मान इसमें कम है। यानी कि इसको हम देखते हैं यहाँ पे कोर्स ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बोरिंग फील हो रहा है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो ओबो सिद्धांत है इसके अनुसार किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की बढ़ती ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। ये आपका ओबो का सिद्धांत है। इसके अनुसार ऊर्जा का जो क्रम है उसका निर्धारण है। जैसे 1s की ऊर्जा, 1s से ऊर्जा 2s में ज़्यादा होगी, 2s के बाद में ऊर्जा 2p में ज़्यादा होगी, उसके बाद में 3s में ज़्यादा होगी, उसके बाद में 3p में ज़्यादा होगी, उसके बाद में 4s में ज़्यादा होगी, उसके बाद में 3d में ज़्यादा होगी, उसके बाद में 4p में ज़्यादा होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे, फिर 2s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा। कि ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, अब इसको आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से 1s 2s 3s 2 के अंदर s और p दो कक्षक हो जाएंगे। s के अंदर क्या 3 के अंदर कितना देंगे p और d भी हो जाएंगे, 3 कक्षक होते हैं d में, तो 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d और 5f 5g। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे कक्षक कोष हो जाएंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, उसके बाद में 2s में आएगा, उसके बाद में 2p में आएगा, उसके बाद में 3s में आएगा, उसके बाद में देखो 3p में आएगा। इस प्रकार से आप इसको 3p, उसके बाद में 4s में आएगा, उसके बाद में 3d 4p 5s, उसके बाद में यहाँ पे जैसे ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्रम हो जाएगा पूरा।
ये याद रखने का आपका तरीका हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फिर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, इसके हिसाब से ये आपको ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो उत्कृष्ट गैसों की बात करते हैं। चलो वो आपको मैं जब करवाऊँगा तो वहाँ पे इस टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी का टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।